नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फोर्थ ऑप्शनल पेपर इन्वायरमेंटल एजुकेशन का आज का हमारा वीडियो है। इस वीडियो में आज हम लोग इन्वायरमेंटल एजुकेशन सब्जेक्ट का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम लोग यूनिट सेकंड स्टार्ट करने चल रहे हैं और ये हमारा पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा क्या है, ये क्यों आवश्यक है, इसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे और डिटेल से समझेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे आपका एग्जाम है बीएड सेकंड सेमेस्टर का, वो बहुत करीब है। अब ज्यादा दिन नहीं बचा है, मुश्किल से मान चलिए कि एक महीने का एग्जाम आपका डेट और बची है, तो मई में आपका पेपर होना है। आई थिंक 20 मई तक स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और नोट्स वगैरह अगर आप बनाना चाहते हैं खुद से तो आप वीडियो देख के नोट्स बना सकते हैं। साथ में अगर आपको हमारा नोट्स चाहिए, हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। एग्जाम में अच्छे नंबर से आप लेके आएंगे अगर आप पूरा पीडीएफ पढ़ के जाएंगे तो। ठीक है। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट जब हम देते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपका तुरंत पहुंच जाए, इसलिए आपको बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं लगता आपका, एक रुपया नहीं खर्च होगा। हम आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन भर मेहनत करके वीडियो लाते हैं आप लोगों के लिए। तो इतना तो आप लोगों का मतलब हमारा ये भी हक बनता है कि आप लोग हमारे लिए इतना कर सकते हैं कि अगर आपको हमसे कोई बेनिफिट हो रहा है या हम आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं, तो इतना जरूर करिए कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो लेक्चर है, और आज के लेक्चर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा क्या है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय पर्यावरणीय शिक्षा का। तो देखिए, पर्यावरणीय शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति पर्यावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। शिक्षा कोई भी हो, किसी भी चीज के बारे में शिक्षा हो, तो उसके बारे में आप अच्छी तरह से समझने के लिए, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर पर्यावरणीय शिक्षा इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात करें तो इन्वायरमेंट को अच्छी तरीके से समझने के लिए, इन्वायरमेंट के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम जो शिक्षा लेते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वही क्या है आपका पर्यावरणीय शिक्षा है। और अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये भी जरूरी है कि हमें पर्यावरण को क्या करना है, सुरक्षित रखना है ना, आवश्यक कौशल और दृष्टिकोण विकसित करना है। यह केवल प्रदूषण के बारे में पढ़ना नहीं बल्कि प्रकृति के साथ जुड़ाव भी महसूस करना है। ठीक है, तो कुल मिला के मतलब ये है कि पर्यावरणीय शिक्षा का मतलब ये है कि हमें क्या लेना है, ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है, पर्यावरण के बारे में। और उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ये सीखते हैं कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए आवश्यक कौशल और दृष्टिकोण विकसित हो हमारे अंदर। और हमें इसमें पर्यावरण में सिर्फ प्रदूषण के बारे में नहीं समझना है, बल्कि जब हम पर्यावरण को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं ना, तो हम एनवायरनमेंट से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं और मतलब तो एक अलग से फीलिंग आने लगती है कि हाँ, नेचर जो है हमारे लिए कितना कुछ करता है, नेचर ने हमें क्या नहीं दिया है, सारा कुछ तो नेचर ही दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से हम पृथ्वी पर जिंदा है। तो अगर हमें ये बातें समझ में आ जाती है तो जाहिर सी बात है कि हम नेचर के प्रति क्या हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं और हमारा एक जुड़ाव हो जाता है, एक लगाव हो जाता है प्रकृति के साथ में। तो यही हम पर्यावरणीय शिक्षा में करते हैं। Environmental education is a process that allows individual to explore environmental issues, engage in problem solving, and take action to improve the environment. ठीक है, मतलब वही कि ये आपका पर्यावरणीय शिक्षा है, ये क्या है, प्रक्रिया है, ठीक है, कोई भी जो है मतलब एक्सप्लोर कर सकता है इन्वायरमेंट इश्यूज के बारे में, मतलब उसको सॉल्व करने के लिए अपने आप को एंगेज कर सकता है, क्योंकि हमें उसके बारे में नॉलेज है ना, हम एक्शन ले सकते हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग पॉल्यूशन, मतलब ये सिर्फ ये क्या है कि प्रदूषण को का अध्ययन करने के लिए नहीं है, इट इज अबाउट डेवलपिंग अ डीप कनेक्शन विद द नेचर, मतलब प्रकृति के साथ एक डीप कनेक्शन डेवलप हो, ठीक है, इसलिए भी हम क्या करते हैं, पर्यावरण शिक्षा लेते हैं। और आप ऐसे कह सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षा यही है। ये इसका इंट्रोडक्शन है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग इसकी और डेफिनेशन क्या है।
तो मीनिंग की बात करें तो जो आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसकी मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? देखिए पर्यावरण जो है ये आपको पता है कि पर्यावरण और शिक्षा के मेल से बनी यह विद्या मनुष्य को उसके प्राकृतिक परिवेश के प्रति जागरूक बनाती है। देखिए पर्यावरणीय शिक्षा में क्या दो चीजें होती हैं, हम क्या करते हैं पर्यावरण से रिलेटेड है ना, पर्यावरण से रिलेटेड क्या लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, मतलब शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये जो शिक्षा होती है ये क्या करते हैं मनुष्य को उसके प्राकृतिक परिवेश के प्रति क्या करती है, जागरूक बनाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बना सकते हैं। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन है ये हमें ये सिखाता है कि हमें डेवलपमेंट जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो डेवलपमेंट करने के साथ साथ हम प्रकृति का भी कैसे रक्षा करें, इन्वायरमेंट की कैसे सुरक्षा करें, मतलब उसका प्रोटेक्शन करें, ये भी हमें सिखाता है कौन, आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। क्योंकि जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो हम ये नहीं देखते ना, अगर हमको ये नहीं पता है कि एक पेड़ काटने से कितना नुकसान होता है, तो अगर हमको विकास करने में कुछ भी करना है, रोड के किनारे पेड़ पड़ रहे हैं, चाहे 100 पेड़ हो, चाहे 1 पेड़ हो, चाहे 10 पेड़ हो, चाहे 1000 पेड़ हो, अगर हमको रोड क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है या उसको और उसकी और चौड़ाई बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमको नहीं पता है कुछ भी, चलो ठीक है काटो हटा दो, नया पेड़ लगा देंगे, या तो नया पेड़ भी लगाएंगे तो उसको समय लगता है ना, ऐसा तो थोड़ी एक जल्दी हो जाता है। तो अगर हमको अच्छी तरीके से पर्यावरण के बारे में पता रहेगा तो हम क्या करेंगे कि हम दोनों के बीच संतुलन बनाएंगे, ऐसा रास्ता निकालेंगे कि पर्यावरण भी प्रभावित ना हो और हमारा डेवलपमेंट भी चलता रहे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन मतलब परिभाषा क्या है इसकी। पर्यावरणीय शिक्षा एक सीखने की प्रक्रिया है जो पर्यावरण और उससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में लोगों का क्या करती है, ज्ञान और जागरूकता बढ़ाती है। मतलब ये एक प्रोसेस है, ठीक है। और ये मतलब जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है ये क्या है, प्रोसेस है जो कि क्या करती है पर्यावरण और उससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में हमें क्या करती है, हमें ज्ञान भी देती है और जागरूकता भी प्रदान करती है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस that increases people's knowledge and awareness about the environment and associated challenges, ठीक है। तो ये यूनेस्को द्वारा दिया गया डेफिनेशन है, जो कि कब आया था 1977 में, ठीक है। तो इसमें और भी चीजें हम आगे बढ़ने वाले हैं, आई थिंक आपको इसकी मीनिंग और डेफिनेशन समझ में आ गई। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका नेचर और स्कोप क्या है, ठीक है। तो नेचर और स्कोप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम पर्यावरण एजुकेशन की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए पर्यावरण एजुकेशन की जो प्रकृति है वो क्या है, ठीक है। जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन का जो नेचर है वो क्या है, नेचर मतलब हम इसमें क्या क्या चीजें करते हैं इसी के बारे में है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए पहला है कि अंतर विषय, ये क्या होता है, अंतर विषय होता है। अब जरा समझ लेते हैं कि अंतर विषय मतलब इंटरडिसिप्लिनरी का क्या मतलब होता है, ठीक। तो देखिए अंतर विषय का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक एकेडमिक विषयों को, ज्ञान के क्षेत्रों को या फिर दृष्टिकोणों को मिलाकर किसी विषय का अध्ययन या शोध करना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है भू विज्ञान, ठीक है। अब भू विज्ञान है तो यहाँ पर ये जो भू विज्ञान है ना ये किससे किससे बना है, भूगोल से बना है और प्लस जीव विज्ञान से बना है, ठीक है। इससे जीव विज्ञान से बना है, ठीक। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो सब्जेक्ट है एक नया सब्जेक्ट भू विज्ञान, और भू विज्ञान दो सब्जेक्ट दो विषयों को मिला के बनाया गया है, ठीक है। तो पर्यावरण शिक्षा की जो प्रकृति है उसमें हम क्या करते हैं, हम दो या दो से ज्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं है ना, दो या दो से ज्यादा विषयों को क्या करते हैं, एक साथ मिला के उनका अध्ययन करते हैं। तो यही है आपका मतलब इसकी जो इसका जो नेचर है वो कैसा है, इंटर डिसिप्लिनरी है, अंतर विषय है, मतलब कई विषयों का समावेश करके एक नया विषय बना के और उसका अध्ययन करना। इट इज अ ब्लेंड ऑफ साइंस ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स, ठीक है। इसमें क्या है कि विज्ञान भूगोल अर्थशास्त्र और नैतिकता का क्या करते हैं, मिश्रण करते हैं, सारी चीजें इसमें सीखते हैं, ठीक है। साइंस इसलिए सीखते हैं क्योंकि हमको पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना रहता है, ठीक है। और भूगोल के बारे में अगर भूगोल हम इसमें शामिल करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि जो वन है, जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, उनकी प्रकृति कैसी है, ठीक है। और बहुत सारी चीजों के बारे में
पता चलेगा। अर्थशास्त्र उसमें शामिल करेंगे तो हमें इकोनॉमी के बारे में पता चलेगा कि जंगल से हमें या जो पेड़ पौधे हैं उनसे क्या हमारा इकोनॉमिक कंडीशन पूरी होती है। और नैतिकता मतलब ये है कि इसमें हम ये सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जो जंगलों में रहने वाले जीव जंतु हैं, है ना, क्योंकि जब हम पेड़ों की कटाई करते हैं तो उनके घर नष्ट हो जाते हैं, ठीक, या उसमें कुछ भी हम छेड़छाड़ करते हैं तो जो वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु हैं उनको नुकसान होता है। तो हम नैतिकता हमें यही सिखाती है कि हाँ, इसकी भी रक्षा होनी चाहिए, मतलब कुल मिला के कि हमें क्या करना है, बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है। तो ये सारी चीजें हम करने के लिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन मतलब पर्यावरणीय शिक्षा लेते हैं, और पर्यावरणीय शिक्षा यही है कि इसमें हम कई विषयों का समावेश करते हैं। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि आज हम पढ़ लिए और एनवायरमेंटल एजुकेशन और हो गया कि सारी चीजें हमें उसे उसके बारे में पता चल गई, ऐसा नहीं है। मतलब जब हम पैदा होते हैं और थोड़ा सा होश संभालते हैं, जब से हम चीजें समझ में आने लगती हैं, ये तब से लेके और अंतिम सांस तक चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें हम हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। इट इज कंटिन्यूअस फ्रॉम क्रेडल टू द ग्रेव, मतलब कि पालने से लेकर कब तक चलने वाली क्या है, ये प्रक्रिया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके क्षेत्र की बात है। ठीक है, अब जो एजुकेशन हम लेते हैं, ठीक है, जो पर्यावरणीय शिक्षा लेते हैं उसमें हम ये क्षेत्र निर्धारित करते हैं। ठीक है, स्कोप की आप ऐसे समझो कि जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है इसका स्कोप क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, तो स्कोप के बारे में बात करें अगर हम, तो इसमें देखिए हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल या हम कह लीजिए कि जैविक घटक के बारे में बात करें, तो हम इसमें जो शिक्षा लेते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि पौधों और जानवरों का अध्ययन करते हैं, मतलब कि स्टडी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, पौधों और जानवरों का अध्ययन करते हैं, मतलब जब हम एनवायरमेंटल एजुकेशन लेते हैं, पर्यावरणीय शिक्षा लेते हैं, तो उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, हम अध्ययन करते हैं पौधों के बारे में और वहाँ रहने वाले जानवरों के बारे में। दूसरा है भौतिक। ठीक है, तो फिजिकल जो घटक है इसके, उसमें हम वायु, जल, मिट्टी, है ना, इनके संरक्षण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इनको कैसे संरक्षित किया जाए, जो खनिज वगैरह है उनको कैसे संरक्षित किया जाए। सामाजिक घटक के बारे में अगर हम बात करें तो जनसंख्या या शहरीकरण या फिर ग्रामीण विकास के बारे में हम अध्ययन करते हैं, और ये सारा चीज जिसमें करते हैं पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत करते हैं। अब जो हम पर्यावरणीय शिक्षा ले रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, मतलब हम क्यों ले रहे हैं। ठीक है, पर्यावरणीय शिक्षा लेने का उद्देश्य हमारा क्या है, इसके बारे में भी हमें थोड़ा समझना होगा। ठीक है, तो देखिए पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जरा समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनेस्को के तबलीगी कॉन्फ्रेंस 1977 के अनुसार प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा इस कॉन्फ्रेंस के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, कि तबलीगी कॉन्फ्रेंस क्या है। ठीक, तो देखिए क्या है कि यूनेस्को का जो ये तबलीगी कॉन्फ्रेंस सम्मेलन जो है 1977 है, ये पर्यावरण शिक्षा पर दुनिया का पहला अंतर सरकारी सम्मेलन था। ठीक है, मतलब ये आप कहिए कि जैसे बहुत सारी सरकारों का मिला के ये क्या था, सम्मेलन था, और ये कब हुआ था, 1977 में। यह सम्मेलन यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, ठीक है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंटल, और इसको क्या कहते हैं कि मतलब हो गया आपका प्रोग्राम। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से ये चला था 24 से 26 अक्टूबर। कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था जॉर्जिया के तबलीसी शहर में। ठीक है, कब हुआ था, 1977 में। तो यूनेस्को का ये जो सम्मेलन था 1977, ये कहाँ हुआ था, जॉर्जिया के तबलीसी शहर में। और कब हुआ था, ये हुआ था 24 से 26 अक्टूबर 1977 के दौरान। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें हुई थी, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यह जो सम्मेलन है ना, इसके ये तब किया गया था, और इसमें हमें ये बताया गया। ठीक है, अब या तो आप कहिए कि इसमें जो मुख्य उद्देश्य रखे गए उसमें क्या चीजें थी। उसमें यह था कि जागरूकता बढ़ाना है, मतलब पर्यावरण के प्रति क्या करना है, अवेयरनेस फैलाना चाहिए या फैलाना है। ठीक है, इसमें ये डिसाइड किया गया कि हमें क्या करना है, लोगों को पर्यावरण के प्रति क्या करना है, संवेदनशील बनाना है, डेवलपिंग
सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, ठीक है। और समस्याओं के समाधान की समझ भी बढ़ानी है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन। कुल मिला के मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस था इसमें क्या डिसाइड किया गया कि जागरूकता फैलानी है, ज्ञान बढ़ाना है कि कैसे उनकी सुरक्षा की जाए, ठीक है। अभिवृद्धि मतलब प्रकृति के संरक्षण के लिए मूल्यों का विकास करना और समस्याओं की पहचान और समाधान का कौशल डेवलप करना। तो ये इसका उद्देश्य था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस और नीड क्या है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस और नीड के बारे में अगर हम बात करें तो जो आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन है इसका महत्व यह है कि हम अगर एनवायरमेंटल पर्यावरणीय शिक्षा लेते हैं या जो पर्यावरणीय शिक्षा है ये हमें ये सिखाती है कि मानव या हमें हमारे अस्तित्व की रक्षा कैसे करनी है, ठीक है। तो मानव जाति के अस्तित्व के लिए शुद्ध पर्यावरण अनिवार्य है। प्योर एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। अगर शुद्ध पर्यावरण या शुद्ध जो पर्यावरण नहीं मिलता हमको तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो सकता है। तो इसलिए हमें इसमें ये सिखाया जाता है कि हम कैसे अपनी रक्षा कर सकते हैं पर्यावरण को बचा के। संसाधनों का प्रबंधन जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना, वैश्विक समस्याओं का समाधान, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन क्षरण जैसी समस्याओं से निपटना, ये सिखाता है कौन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन में ये सारी चीजें बताई जाती हैं और यही इसका क्या है इम्पोर्टेंस है। आगे हम लोग देखते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में जरा समझते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। तो पर्यावरणीय शिक्षा का सिद्धांत, तो यहाँ पे जरा समझ लेते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में थोड़ा दो लाइन समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पर्यावरणीय शिक्षा के जो सिद्धांत है ना, ये क्या है, एक सतत, ठीक है। पर्यावरणीय शिक्षा का जो सिद्धांत है वो क्या है, एक सतत, समग्र, ठीक है, समग्र और आपका समग्र और अंतर विषय दृष्टिकोण पर आधारित है, ठीक है। तो पर्यावरणीय शिक्षा का जो सिद्धांत है ये सतत, समग्र और अंतर विषय दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों में जागरूकता, ज्ञान, कौशल और मूल्यों का विकास कर उन्हें सतत विकास की प्रति प्रेरित करना है, ठीक है। यही इसका क्या है सिद्धांत है। अब इसमें आप एक तरफ पे देख सकते हैं कि समग्रता का सिद्धांत मतलब वही उन्होंने बताया कि सतत, समग्र और अंतर विषय दृष्टिकोण पर आधारित है। तो हम इसमें क्या करते हैं, पर्यावरण को एक इकाई के रूप में देखना, ठीक है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, समग्रता डेवलप करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगला हम बात करें, सेकंड क्या है आपका, निरंतरता का सिद्धांत। इसे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में पढ़ाना चाहिए, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो स्कूली ज्ञान है, जो किताबी ज्ञान है, जो कक्षा में हम पढ़ते हैं उसके साथ साथ हमें क्या है कि अनौपचारिक तरीके से भी ज्ञान अर्जित करना चाहिए। भागीदारी का सिद्धांत स्थानीय और वैश्विक स्तर पर सक्रिय जुड़ाव, एक्टिव एंगेजमेंट एट लोकल एंड ग्लोबल लेवल। अब ये तो हो गया इसका प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे कि जो टीचिंग मेथड्स हैं उनमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं। तो देखिए जब हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात करें, इन्वायरमेंटल एजुकेशन मतलब इसमें जो टीचिंग मेथड है वो उसमें क्या क्या हम मेथड्स फॉलो करते हैं इसके बारे में हम जरा डिस्कस करेंगे। तो देखिए शिक्षक के रूप में आप इन वीडियो का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आप बीएड के छात्र हैं और आप आगे चल के एक शिक्षक आप टीचर बनेंगे, ठीक है। या बहुत सारे लोग अभी भी टीचिंग कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं स्कूलों में पढ़ा रहे होंगे या कोचिंग ट्यूशन भी पढ़ा रहे होंगे। तो एक शिक्षक के रूप में आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन अगर आपको पढ़ाना है तो आप कौन कौन से मेथड्स फॉलो करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड काम करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें आप बच्चों को प्रोजेक्ट देंगे, है ना, उनके मतलब सिखा सकते हैं। आप फील्ड ट्रिप करवा सकते हैं, मतलब क्षेत्र में भ्रमण करवा के चिड़ियाघर या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दौरा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। मतलब आप ये कर सकते हैं कि बच्चों को क्षेत्र में ले जाके घुमा के जो आपका एजुकेशनल टूर होता है वो एक तरह से कहिए, तो उसमें आपको क्या करना है कि आप इन्वायरमेंट के लिए बता रहे हैं तो उसमें आप जो है मतलब किसी जंगल की तरफ ले जा सकते हैं, है ना, जहाँ पे प्रदूषण नियंत्रण का मतलब जो बोर्ड है वहाँ पे ले जा सकते हैं। तो इस तरह ऐसी जगहों पे जहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें आप उनको दिखा सकें और समझा सकें। वाद वाद विवाद मतलब आप इसमें किसी एक टॉपिक को लीजिए, ठीक है, और उससे बच्चों में क्या करिए, डिबेट करवाइए। जैसे कि मान लीजिए कि हमें डिबेट करवाना है डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट।
ठीक, पर्यावकाश और बनाम पर्यावरण जैसे विषयों पर चर्चा करा सकते हैं, कहानी सुना सकते हैं, या आप जो है कहानी सुना के भी बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, संवेदनशील बना सकते हैं। अब कहानी मतलब रियल कहानी सुनानी है, तो रियल कहानी में आपका क्या है कि इसमें आप जैसे यहाँ पे चिपको आंदोलन जैसी सच्ची कहानियां सुना सकते हैं। तो थोड़ा सा चिपको आंदोलन के बारे में समझ लेते हैं कि क्या था। ठीक है, कई बार आ चुका है, लेकिन हम इसके बारे में डिटेल अभी तक चर्चा नहीं की, तो इसमें हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, चिपको आंदोलन जो है ना, ये था जो है 1973, ठीक है, में उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुआ था। यह एक प्रसिद्ध पर्यावरण रक्षा आंदोलन था, ठीक, जिसमें स्थानीय लोग, मुख्य रूप से महिलाएं जो थी, वो व्यवसायिक जो पेड़ों की कटाई हो गई थी व्यवसाय के लिए, ठीक है, उनको बचाने के लिए उन्हें गले लगाकर वे अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। इनमें जो सर सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी इसके जो है प्रमुख नेता हुआ करते थे। तो इस तरह से आप कहानियां सुना सकते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीजें जो रियल कहानियां हैं, रियल घटनाएं हैं, उनको आप सुना के बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग शिक्षक की भूमिका देखते हैं। एज अ टीचर हम क्या कर सकते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो देखिए, शिक्षा का काम केवल सूचना देना नहीं है, बल्कि एक रोल मॉडल भी होना चाहिए। ठीक, पहले हमें क्या करना चाहिए, स्वयं एक उदाहरण बनना चाहिए। दूसरा, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, इनोवेशन करते रहना चाहिए। ठीक है, तीसरा, जागरूकता फैलाते रहना चाहिए, लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं, मतलब हमारी हमारी मतलब स्वयं एक रोल मॉडल बन जाए इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। तो हमें देखिए बहुत सारी हमारे हमें फॉलो कर सकते हैं। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, इनोवेट करते रहना चाहिए। ठीक है, मतलब बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, मतलब अच्छी से अच्छी जो है गतिविधियां करना चाहिए और जागरूकता फैलाना चाहिए, जैसे स्कूलों में क्या इको क्लब वगैरह की स्थापना करवाना, ये सब सारे काम कर सकते हैं। तो इसमें हम ये सारी चीजें करके मतलब देख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा बात करेंगे कि इसके कंपैरिजन के बारे में। ठीक है, तो कंपैरिजन टेबल यहाँ पे देखते हैं कि पारंपरिक शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, और इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में। ठीक, आगे देखते हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन और इन्वायरमेंटल एजुकेशन में कंपैरिजन देखने चल रहे हैं हम लोग। तो देखिए, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है मतलब पारंपरिक शिक्षा जो है, इसमें हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, किताबी नॉलेज पर डिपेंड रहते हैं। मतलब जो बुकीज़ नॉलेज है ना, किताबी ज्ञान जो है, इसी पर हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है, फोकस क्या है, मतलब कुल मिला के हम पारंपरिक शिक्षा में आप भी जानते हैं कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसमें हम किताबों को ही पढ़ते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रैक्टिकल या बहुत ज़्यादा कुछ वो तो होता नहीं। मेन हमारा जो फोकस रहता है वो क्या होता है, किताबों पर ही डिपेंड रहता है। अगर हम ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात करें और हम अभी जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें तो हम क्या कर रहे हैं, बुकिस नॉलेज ही तो ले रहे हैं, उसमें कोई प्रैक्टिकल या कोई कहीं जाके हम कोई रिसर्च तो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, जबकि पर्यावरणीय शिक्षा जो है, इसमें क्या होता है, व्यवहारिक एवं क्रियात्मक, है ना, इसमें ज़्यादातर क्या होता है, प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड एजुकेशन होता है आपका ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन में हम प्रैक्टिकल करते हैं या फिर एक्शन वगैरह लेते हैं, जैसे कि आप जंगल को बचाना, ठीक है, पेड़ लगाना, ठीक, ये सारी चीज़ें हम करते हैं इसमें। जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, हम किताबों पर ही डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट, जो आपका ट्रेडिशनल एजुकेशन होता है, ये एग्ज़ाम सेंट्रिक होता है, मतलब परीक्षा केंद्रित होता है। इसमें एग्ज़ाम देना है, पास हो जाना है, हो गया, हमारे पास नॉलेज आ गई है। जबकि यहाँ पे जब तक हम समस्या का समाधान नहीं निकाल लेते, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि हमने सही काम किया है। ठीक है, या हमें सारा ज्ञान हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो शिक्षा होती है ना, ये समस्या समाधान केंद्रित होती है। मतलब कुल मिला के आप कितना पढ़े हैं इससे मतलब नहीं, आप समस्या का समाधान कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं। अगर कर लेते हैं तो हाँ, आपके पास नॉलेज है इन्वायरमेंट की, अगर नहीं कर पाते हैं तो नहीं है। तो पर्यावरणीय शिक्षा क्या है, एक तो व्यवहारिक होती है ना, प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड होती है। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेंटर होती है, समस्या समाधान केंद्रित होती है। और तीसरा, ये शिक्षा जो होती है वो प्रकृति के बीच में होती है ना, आउटडोर या नेचर बेस्ड होती है। जबकि जो आपका पारंपरिक एजुकेशन है, कक्षा के अंदर सीमित होता है। इसमें हम क्या करते हैं, क्लास में जाते हैं, बैठते हैं, टीचर आते हैं, 45 मिनट का लेक्चर देते हैं और चले जाते हैं। हम अपना नोट्स लिखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, फिर अपने घर को चले जाते हैं। तो ये कंपैरिजन था आपका पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल एजुकेशन और इन्वायरमेंटल एजुकेशन का। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और
अब हम देखने चल रहे हैं सतत विकास। ठीक है, तो सतत विकास अभी पिछले वीडियो में ही हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया है कि सतत विकास क्या है। आई थिंक आप समझ भी जानते भी होंगे। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पे हम देख लेते हैं सतत विकास के बारे में। तो वह विकास जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करे बिना भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों से समझौता किए बिना, वही क्या है, आपका सतत विकास है। अब कुछ सरकारी नीतियां हैं, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 1992। ठीक है, ये क्या है, ये भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक महत्वपूर्ण नीति है जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना था। ठीक है, और दूसरा है आपका, ये आपका फर्स्ट था जो कि नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 1992। ठीक, दूसरा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण पर्यावरण कानून है, जिसमें यह कानून कब बनाया गया था, 1986। ये कानून बनाया गया था भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद। ठीक है, और भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, 1984 में हुई थी। तो इसके बाद इसको बनाया गया ताकि भविष्य में ऐसे खतरनाक हादसों को रोका जा सके। इस तब जाके जब ये 1984 में भोपाल गैस घटना हुई, उसके बाद 1986 में ये कानून बनाया गया भारत सरकार द्वारा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड की बात करें तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005, और इसमें क्या है कि NCERT द्वारा ये तैयार किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो भारत में स्कूली शिक्षा की दिशा और गुणवत्ता सुधारने के लिए बनाया गया है। NCF जो है ना, NCF ये कहता है कि पर्यावरण शिक्षा सिर्फ एक विषय नहीं है, यह बल्कि यह हर विषय में शामिल होना चाहिए। मतलब आप पर्यावरण शिक्षा को अलग से नहीं रखना है, इसको हर एक विषय में क्या करना है, शामिल करना है। ठीक, यानी पर्यावरण शिक्षा को अलग विषय नहीं रखा जाना है। ठीक, अब इसे हम EVS में रख सकते हैं, है ना, EVS में रख के पढ़ा सकते हैं, साइंस में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में हम सोशल साइंस में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, सोशल साइंस में इसको पढ़ा सकते हैं, हम लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं, और सभी जगह, इन सभी जगहों पर इसको जोड़ा गया, किसको, इन्वायरमेंटल एजुकेशन को। जैसे हम अभी BEd कर रहे हैं ना, तो हमें इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाया जा रहा है ना। ठीक है, तो यही क्या है कि ये आपको हर जगह थोड़ा थोड़ा करके हर विषयों के साथ इसको शामिल किया गया है इन्वायरमेंटल एजुकेशन के। अब जरा इसको समझ लेते हैं कि ये जो शामिल किया गया है उसमें देखिए, जैसे कि हमने ये कहा कि साइंस में हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन को शामिल करते हैं। तो जब हम साइंस में शामिल करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, हम पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं ना। ठीक है, साइंस में वही क्या है, आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन है। ठीक है, सोशल साइंस की बात करें अगर हम, तो सोशल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल जो प्राकृतिक संसाधन है उनके बारे में। तो ये क्या यहाँ से आया, ये भी तो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है ना। लैंग्वेज की बात करें तो हम लैंग्वेज में, मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे वगैरह लिखवाते हैं बच्चों से। तो ऐसे हम ये कह सकते हैं ना कि बच्चों इन्वायरमेंट पर एक निबंध लिख के लाना है कल आपको। ठीक है, किस पर, इन्वायरमेंट पे। तो इन्वायरमेंट पे जब हम निबंध लिखने के लिए दे रहे हैं तो वो किस में दे रहे हैं, हम ऐसे के रूप में। और ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो कौन सी, हम पढ़ा रहे हैं लैंग्वेज। ठीक है, मतलब भाषा पढ़ा रहे हैं, और भाषा में हम निबंध लिखवा रहे हैं। निबंध किस पे लिखवा रहे हैं, इन्वायरमेंट पे। तो जब पर्यावरण पे लिखवा रहे हैं तो इस एक तरह से हम पर्यावरण को पढ़ा ही तो रहे हैं ना, पर्यावरण शिक्षा दे रहे हैं। तो यही सरकार की नीति है कि ये ऐसा करिकुलम बनाया गया NCF जो है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 में, कि इन्वायरमेंट को अलग से एक सब्जेक्ट बना के नहीं पढ़ाना है, उसको सभी सारे विषयों में, जैसे साइंस, EVS है ना, आपका ये हो गया, क्या कहते हैं, लैंग्वेज, सोशल साइंस है ना, भूगोल वगैरह, और सब, मतलब बहुत सारे विषयों में मिला के उनमें उनको जोड़ के पढ़ाना, मतलब एक करिकुलम, एक पाठ्यक्रम बनाना, ये सरकार की नीति है। तो आई थिंक सरकार की नीतियों के बारे में समझ में आ गया कि जो पर्यावरण के से रिलेटेड जो नीतियां हैं गवर्नमेंट की, उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम जो अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़े हैं उसका निष्कर्ष जरा देख लेते हैं। आप भी समझ लीजिए कि अंततः पर्यावरणीय शिक्षा केवल एक विषय नहीं है, बल्कि यह जीने का तरीका है। ठीक है,
अल्टीमेटली इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, ये कोई एक विषय नहीं है, बट अ वे ऑफ लाइफ, ये जीवन जीने का एक तरीका है. एज अ टीचर आवर ड्यूटी इज़ टू इग्नाइट लव फॉर नेचर इन हार्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट इन देयर माइंड्स. मतलब हमें क्या करना है, हम छात्रों के दिमाग में ही नहीं बल्कि उनके दिलों में भी प्रकृति के प्रति प्रेम जगाएं. ठीक है, ये हमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन के इस क्लास से समझ में आया. तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं. अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा तो आप ज़रूर लिख के आइएगा. और एक चीज़ आपको बता दें कि जब भी आप पेपर देने जाएँ ना, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि एक कहानी की तरह लिख के चले आए. जैसे अभी आपका एग्ज़ाम हुआ बीएड से फर्स्ट सेमेस्टर का, और उसका रिज़ल्ट आया तो बहुत सारे लोगों का पेपर ख़राब हुआ. उसमें से कुछ का हमने देखा है RTI लगा के, कॉपी निकलवा के. तो उसमें क्या है, अब कोई चीज़ पूछा, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट पेपर में जो आपका एक पेपर था फिलॉसफी, उसमें पूछा कि मानव निर्माण शिक्षा पर आप टिप्पणी लिखिए, या मानव निर्माण शिक्षा क्या है उस पर लिखना है. अब आप मानव निर्माण शिक्षा लिख रहे हैं और उसमें कहीं पर स्वामी विवेकानंद के बारे में जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपको उस पर नंबर मिलेगा? अगर आप स्वामी विवेकानंद के बारे में कौन मानव निर्माण शिक्षा के बारे में बताया था या किसने दिया था, किसकी ये सोच थी, किसकी ये विचारधारा थी, उसका नाम ही नहीं आपको पता है, और आप उसके मतलब पूरा पेज भर के आ रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि आपको नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा. तो जब आप कोई चीज़ एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है उसके बारे में एटलीस्ट आप कुछ तो फैक्ट जानते रहो. और ये तभी हो पाएगा जब आप पढ़े रहोगे. नहीं पढ़े रहोगे, आप ऐसे जाके बैठ जाओगे और जो मर्जी आएगा लिख के आओगे, और बाद में कहोगे कि हमें तो नंबर ही नहीं मिला, यूनिवर्सिटी ने हमें पास ही नहीं किया. तो ये सारी चीज़ें, सारा ब्लेम आप किस पे लगाओगे? यूनिवर्सिटी पे लगाओगे. ऐसा नहीं होता. आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आप को नॉलेज ही नहीं होगा तो फिर आप पढ़ क्यों रहे हैं? बेहतर होता है कि आप नहीं करते बीएड. तो बीएड अगर कर रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे. पढ़ने से ये है कि आपको नॉलेज भी होती है, और आपका जो एग्ज़ाम है ना, जैसे आप टेट वगैरह देंगे, सीटेट देंगे, तो ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. अगर आप पढ़ाई किए रहोगे तो वहाँ पे आपको इसका फ़ायदा मिलेगा. ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को दिमाग से निकाल के थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. और अगर आप अच्छा नंबर चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स को फॉलो करिए, हमारे वीडियो को फॉलो करिए, और साथ में कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप डेली इस पर टाइम दीजिए. डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं. ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए. बहुत बहुत धन्यवाद.